नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, जिसमें हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इन सब को हमने पढ़ लिया था। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमने विभिन्न प्रकार के पर्वत चोटियों और पठारों को हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में अन्य स्थलाकृतियाँ और राजस्थान के विभिन्न दर्रे, इन सब को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में अन्य स्थलाकृतियाँ और कौन कौन सी बनती हैं, इनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान की अन्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले चलते हैं माण क्षेत्र। सबसे पहले है माण क्षेत्र, जो कि जैसलमेर में स्थित है। माण क्षेत्र जैसलमेर में। और इस क्षेत्र में दोस्तों एक भूगर्भीय जलपट्टी बनती है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर में है, और इसका निर्माण त्रियासिक काल से माना जाता है। इसका निर्माण कब से माना जाता है? त्रियासिक काल से। उसके बाद में आता है छप्पन की पहाड़ियाँ। यह बाड़मेर में स्थित है। और नाकोड़ा पर्वत, यह भी बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत की आकृति कैसी है दोस्तों? नाकोड़ा पर्वत की आकृति गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार। नाकोड़ा पर्वत की आकृति कैसी है? गोलाकार। उसके बाद में चलते हैं रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत और सुंडा पर्वत। ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? जालौर में। कहाँ है दोस्तों? जालौर ज़िले में पड़ते हैं। उसके बाद में है वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र कौन कौन से ज़िलों में है? तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में है वागड़ क्षेत्र। उसके बाद में मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को मेवल कहते हैं। उसके बाद में आता है छप्पन का मैदान डूंगरपुर, और छप्पन का मैदान कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में छप्पन का मैदान। फिर कांठल क्षेत्र दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है कांठल क्षेत्र। और उसके बाद में भोमट क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भोमट क्षेत्र कहलाता है। और ये आदिवासी भील क्षेत्र, इसे आदिवासी भील क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सिवाना की पहाड़ी है। यह बाड़मेर में स्थित है। और सिवाना की पहाड़ी की आकृति कैसी है दोस्तों? गुंबदाकार है। कैसी है? गुंबदाकार। उसके बाद में सेदड़ा की पहाड़ी पाली ज़िले में स्थित है। और सेदड़ा की पहाड़ी की आकृति कैसी है? सर्पाकार है। कैसी है? सर्पाकार। और उसके बाद में बात करते हैं बांगड़ क्षेत्र की, जो कि शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में आता है बांगड़ क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं जरगा और रागा के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? उदयपुर ज़िले में जरगा और रागा पर्वत के मध्य के भाग को देशहरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशहरो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं राजस्थान के अरावली के प्रमुख दर्रे और कौन कौन से है दोस्तों? अरावली के दर्रों को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। अरावली के दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। फिर प्रमुख दर्रों की बात करते हैं, तो मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बरकीनाल दर्रा, बरकीनाल जिसे बर दर्रा कहते हैं, यह अजमेर में स्थित है। और यह अजमेर से ब्यावर को जोड़ता है। बरकीनाल दर्रा है बर दर्रा, यह अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है। और यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 यहाँ से गुजरता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है पीपली की नाल।
परवेरिया की नाल, सुरा घाट और शिवपुर घाट। ये एक ही दर्रे का नाम है। तो यह कौन से ज़िले में दोस्तों? अजमेर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में पड़ता है? अजमेर ज़िले में। फिर दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? देसूरी की नाल, पहला देसूरी की नाल जो कि पाली में स्थित है। यह राजसमंद से पाली को जोड़ता है। देसूरी की नाल किसको किससे जोड़ता है? राजसमंद को पाली से जोड़ता है, अर्थात मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। दूसरा दर्रा है दक्षिणी अरावली का हाथीगुड़ा की नाल जो कि राजसमंद में स्थित है और ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा दर्रा है झीलवा की नाल। झीलवा की नाल, पगला की नाल एक ही दर्रे का नाम है और यह मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। झीलवा की नाल दोस्तों, पगला की नाल, ये किसको किससे जोड़ता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और चौथा है सोमेश्वर की नाल, यह उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, हमारा अगला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ लिया। और अब पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों, इसकी उत्पत्ति टर्सरी काल से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों टर्सरी युग से मानी जाती है और इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान अर्थात टेथिस सागर का यह भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों, इसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है और यह टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है। फिर इसका विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? इसका विस्तार है जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में इसका विस्तार है। और प्रमुख नदी बेसिन कौन कौन से है दोस्तों इसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में पहला है रूपारेल बेसिन, यह अलवर और भरतपुर जिलों में है। फिर दूसरा बाणगंगा बेसिन, यह जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में है। फिर नदी बनास बेसिन, यह टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में है। और गंभीरी बेसिन, यह है करौली, भरतपुर और धौलपुर जिलों में है। और पांचवा चंबल बेसिन, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में स्थित है। फिर माही बेसिन या छप्पन का मैदान, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश का है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राज्य के इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसमें पाया जाता है। राजस्थान के सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है जयपुर जिला, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरा भरतपुर, इसका 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। दौसा का 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अलवर का 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? जलवायु की बात करते हैं। यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और औसत वर्षा, यहाँ पर औसत वर्षा कितनी है? 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर औसत वर्षा होती है। फिर मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसे अल्फीसोल कहते हैं। और प्रमुख फसलें यहाँ पर कौन कौन सी पैदा होती है? यहाँ पर राई,
सरसों, बाजरा और तंबाकू फसलों की यहाँ पर बुआई की जाती है। और सिंचाई के साधन यहाँ पर कौन कौन से हैं? कुएँ एवं नलकूप यहाँ के प्रमुख सिंचाई के साधन हैं। और सर्वाधिक कुएँ एवं नलकूपों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हमारा अगला भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी उत्पत्ति दोस्तों क्रिटेशियस काल से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल से मानी जाती है। और निर्माण, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती है उससे इसका निर्माण हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत या गोंडवाना लैंड ये इसका भाग है। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ये भाग है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। विस्तार की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दक्षिणी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्र यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल है। और मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी या कपासी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी या कपासी मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? और वर्टिसोल। ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और औसत वर्षा यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और सिंचाई के साधन, यहाँ पर सिंचाई के लिए यहाँ पर तालाब और नहरों का उपयोग किया जाता है। और तालाबों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा में सर्वाधिक। और सर्वाधिक नहरों का उपयोग बूंदी में किया जाता है। उसके बाद में फसलें, यहाँ पर सोयाबीन, कपास, गन्ना, धनिया, अफीम, गेहूं और चावल का उपयोग, चावल की फसलों को बोया जाता है। आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो दक्कन पठारी भूमि और दूसरा विंध्यन कगार भूमि। ठीक है दोस्तों। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चंबल के सारे स्थित है। और अरावली तथा विंध्याचल ये क्या करती है? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करती है। ठीक है दोस्तों। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला को यह अलग करती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हमें जो मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। पहला है रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी इसे एरिडोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिडोसोल। दूसरी मरुस्थली मिट्टी को क्या कहते हैं? एंटीसोल। फिर तीसरी है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, इसको अल्फीसोल कहा जाता है। और काली मिट्टी और कपासी मिट्टी इसे वर्टिसोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। रेतीली मिट्टी को तो एरिडोसोल कहते हैं, मरुस्थली मिट्टी को एंटीसोल, और जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी को अल्फीसोल कहते हैं, और काली मिट्टी या कपासी मिट्टी को वर्टिसोल कहते हैं। दोस्तों, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है। कपास की खेती के लिए यह काली मिट्टी उपयोगी है, इसलिए इसे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।